राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक ही होंगे। तो कहानी का नाम है दोस्तों विक्रम और बेताल। तो दोस्तों आपने कभी पहले ये कहानी सुनी है, और अगर सुनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की कहानी में लेकर आई हूँ विक्रम और बेताल की। आखिरकार ये कहानी शुरू कहाँ से हुई, स्टार्टिंग से कहानी दोस्तों। आखिर कौन था बेताल, जानिए इस कहानी में। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम के एक आदर्श राजा हुआ करते थे। अपने साहस, पराक्रम और शौर्य के लिए राजा विक्रमादित्य मशहूर थे, और साथ ही साथ वे न्याय करने के लिए भी बहुत जाने जाते थे, क्योंकि दोस्तों वो ऐसा न्याय करते थे कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देते थे। प्राचीन साहित्य वार्ता लेख बेताल 25वीं महाकाव्य सोमदेव भट्ट द्वारा 2500 वर्ष पूर्व रचित किया गया था, और उसी के अनुसार राजा विक्रम ने बेताल को 25 बार पेड़ से उतार कर ले जाने की कोशिश की थी, और बेताल ने हर बार रास्ते में एक नई कहानी राजा विक्रम को सुनाई थी। कौन था बेताल और क्यों राजा विक्रम आदित्य उसे पकड़ने गए थे। एक तांत्रिक 32 लक्षण वाले स्वस्थ ब्राह्मण पुत्र की बलि देने का तांत्रिक अनुष्ठान करता है, ताकि उसकी असुरी शक्तियाँ और बढ़ जाए। इसी हेतु वे एक ब्राह्मण पुत्र को मारने के लिए उसके पीछे पड़ता है, परंतु वह ब्राह्मण पुत्र भागकर जंगल में चला जाता है, और वहां उसे एक प्रेत मिलता है जो ब्राह्मण पुत्र को उस तांत्रिक से बचने के लिए शक्तियाँ देता है, और वही प्रेत रूप में पेड़ पर उल्टा लटक जाने को कहता है, और यह भी कहता है कि जब तक वह उस पेड़ पर रहेगा तब तक तांत्रिक उसे मार नहीं पाएगा। वही ब्राह्मण पुत्र बेताल होता है। कपटी तांत्रिक एक भिक्षुक योगी का स्वांग रचता है, और राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य गाथाओं को सुनकर अपना काम निकलवाने के लिए जाल बिछाता है, और राजा विक्रम को यात्रा के दौरान प्रतिदिन एक स्वादिष्ट फल भेंट भेजता है, जिसके अंदर एक कीमती रत्न रूपी होता है। इस भेद का पता लगाने राजा विक्रम आदित्य उस भिक्षुक की खोज करते हैं। अंततः राजा विक्रम उसे खोज लेते हैं। चूंकि उस ढोंगी भिक्षुक में स्वयं बेताल को लाने की शक्ति नहीं होती है, इसलिए वे स्वांग रचकर राजा विक्रम से उस पेड़ पर लटक रहे प्रेत को बेताल को लाने के लिए कहता है। कपटी तांत्रिक एक भिक्षुक योगी का स्वांग रचता है, और राजा विक्रम के पराक्रम और शौर्य की गाथाओं को सुनकर अपना काम निकलवा लेने का जाल बिछाता है, और राजा विक्रम को यात्रा के दौरान प्रतिदिन एक स्वादिष्ट फल भेंट भेजता है, जिसके अंदर एक कीमती रत्न रूपी होता है। इस भेद का पता लगाने राजा विक्रम उस भिक्षुक की खोज करते हैं। अंततः राजा विक्रम उसे खोज भी लेते हैं। चूंकि उस ढोंगी भिक्षुक में स्वयं बेताल को लाने की शक्ति नहीं होती, इसलिए वे स्वांग रचकर राजा विक्रम से उस पेड़ पर लटक रहे प्रेत बेताल को लाने के लिए कहता है। राजा विक्रम उस तांत्रिक की असल मंशा से बिल्कुल अनजान थे, और वे उसे लाने के लिए निकल पड़ते हैं। राजा विक्रम पेड़ से बेताल को हर बार उतार लेते हैं और भिक्षुक के पास ले जाने लगते हैं। रास्ता लंबा होने की वजह से हर बार बेताल कहानी सुनाने लगता है, और शर्त ये रखता है कि कहानी सुनाने के बाद यदि विक्रम ने उसके प्रश्न का सार्थक उत्तर ना दिया तो वह राजा विक्रम को मार देगा, और अगर राजा विक्रम ने जवाब देने के लिए मुंह खोला तो वह रूठ कर फिर से अपने पेड़ पर जाकर उल्टा लटक जाएगा। एक बार फिर घनघोर अंधेरी रात में राजा विक्रम अपनी खुली तलवार लिए बेताल को पकड़ने आगे बढ़ते हैं, और अपने पराक्रम से बेताल को वश में कर अपने पीठ पर लाद कर ले जाने लगते हैं। सफर लंबा होने के कारण बेताल राजा विक्रम को कहानी सुनाने लगता है, और हमेशा की तरह एक शर्त रखता है कि अगर कहानी सुनने के बाद तुमने उत्तर देने के लिए मुंह खोला तो मैं उठ जाऊंगा और वापस उस पेड़ पर लटक जाऊंगा, और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बेताल कहानी सुनाना शुरू करता है। चंदनपुर गांव में एक वृद्ध स्त्री रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम था दगड़ू। वह स्त्री नए पुराने कपड़े सिलने का काम कर अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। दगड़ू एक कामचोर और आलसी लड़का था, और दिन रात सपने देखा करता था। दगड़ू के साथ एक बड़ी परेशानी थी कि वह उसे अक्सर बुरे सपने ही आते थे, और जब भी कोई बुरा सपना आता था वह सपना हकीकत बन जाता था। एक दिन दगड़ू को सपना आता है कि कुछ लोग नवविवाहित दंपति और बारात को लूट रहे हैं, और उनसे मारपीट भी कर रहे होते हैं। दगड़ू ने जिसे सपने में देखा होता है वही दुल्हन बनने वाली लड़की अपनी शादी का लहंगा लेने के लिए उसकी माँ के पास आती है, जो उसने सिलवाने के लिए डाला था।
दगड़ू उस लड़की को फौरन अपने सपने वाली बात कह देता है। वह लड़की अपनी माँ और ससुराल वालों को यह बात बताती है, पर सब लोग इस सपन वाली बात को वहम समझकर अनसुना कर देते हैं। शादी के बाद जब वर वधू बारात के साथ जा रहे होते हैं, तब सपने वाला वाक्य सच में घटित हो जाता है और इस पूरी घटना में दगड़ू पर आरोप लगते हैं कि वही लुटेरों से मिला हुआ होगा और सब लोग मिलकर दगड़ू की खूब पिटाई करते हैं। इस घटना के कुछ दिनों बाद एक रात दगड़ू को सपना आता है कि मोहल्ले में रह रही चौधराइन का नया मकान गृह प्रवेश के दिन जलकर खाक हो जाएगा। तभी अगले ही दिन चौधराइन उस मकान को बनवाने की खुशी में लड्डू लेकर दगड़ू की माँ के पास पहुँचती है और गृह प्रवेश समारोह के दिन जलसे में आने का न्योता देती है। वहीं पर सपने की बात दगड़ू फौरन अपनी माँ से और चौधराइन से कह देता है। चौधराइन गुस्से से लाल पीली हो जाती है और उल्टा दगड़ू की माँ को ही कहने लगती है कि तुम्हारा बेटा ही काली जुबान वाला है और उसके बोलने से ही सबके साथ अनर्थ हो जाता है। चौधराइन गुस्से में माँ बेटे को भला बुरा बोलकर वहाँ से चली जाती है। गृह प्रवेश समारोह के दौरान कोई घटना ना हो इसके लिए पक्के इंतजाम किए जाते हैं, पर फिर भी किसी न किसी तरह आग की चिंगारी चौधराइन के भव्य मकान के पर्दों में लग ही जाती है और देखते ही देखते रौद्र रूप धारण कर पूरा मकान जलकर खाक हो जाता है। क्योंकि दगड़ू इस बारे में पहले ही बोल चुका था, इसलिए गांव वाले दगड़ू को काली जुबान का कहकर उसे मार पीट कर गाँव से निकाल देते हैं। दगड़ू समझ नहीं पाता है कि लोगों को सच सुनकर उस पर क्रोध क्यों आता है। खैर दगड़ू एक दूसरे राज्य में चला जाता है, जहां उसे रात की पहर में महल की चौकीदारी करने का काम मिल जाता है। वहां के राजा को अगले दिन सोनपुर किसी काम से जाना होता है, इसलिए वह रानी को कहते हैं कि उसे सुबह जल्दी उठा दे। दगड़ू रात में महल के दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा होता है। तभी अंधेरा होने पर उसे नींद आ जाती है और तभी उसे सपना आता है कि सोनपुर में भूकंप आया है और वहां मौजूद सभी व्यक्ति मर गए हैं। दगड़ू चौंक कर जाग जाता है और अपनी चौकीदारी करने लगता है। दगड़ू सुबह राजा के सोनपुर जाने की बात सुनता है। तभी उसका रथ रुकवा कर अपने सपन वाली बात राजा को बता देता है। राजा सोनपुर जाने का कार्यक्रम रद्द कर देते हैं और अगले ही दिन समाचार आता है कि सोनपुर में अचानक भूकंप आया है और वहां पर एक भी व्यक्ति जीवित नहीं बचा। राजा तुरंत दगड़ू को दरबार में बुलाकर सोने का हार भेंट देते हैं और उसे नौकरी से निकाल बाहर करते हैं। इतनी कहानी सुनाकर बेताल रुक जाता है और राजा विक्रम को प्रश्न करता है कि बताओ राजा ने दगड़ू को पुरस्कार क्यों दिया और पुरस्कार दिया तो उसे काम से क्यों निकाला। राजा विक्रम उत्तर देते हैं कि दगड़ू ने अमंगल सपन देखकर उसका वृत्तांत बताकर राजा की जान बचाई, इसलिए राजा ने उसे पुरस्कार दिया और दगड़ू को काम से इसलिए निकाला क्योंकि वह काम के वक्त सो गया था। और तभी बेताल बोलता है कि राजन तू बोला और मैं गया। तो दोस्तों आज